सवाल बनते भी हैं और इसीलिए बनते हैं क्योंकि अब जो है आखिरी का समय बचा हुआ है और इसमें क्लैरिफिकेशन जनता के साथ साथ नेताओं के अंदर कितनी है ये जनता द्वारा अब टटोला जा रहा है। यानी कि अब जितने भाषण हो रहे हैं, जनसभाएं हो रही हैं, रैलियां हो रही हैं, उसमें अब जनता भी आंक रही है कि आखिर ये जो महागठबंधन है या फिर एनडीए गठबंधन है, इनमें दोनों ही गठबंधन में जो पार्टी शामिल है, जो घटक दल शामिल है, उनकी आपसी सहमति कितनी बन पा रही है, आपस में कितना तालमेल बैठाकर वो आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि जब 6 नवंबर को बटन दबाने जाएंगे, अपनी सरकार चुनने जाएंगे, तो उसके बाद सरकार जो चलाने के लिए आएंगे लोग, वो आपस में साथ रहकर सरकार चला पाएंगे कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। महागठबंधन को लेकर ये आरोप कई सारे लगते आए हैं क्योंकि शुरुआत से ही कांग्रेस और आरजेडी में सीटों को लेकर कई सवाल भी थे, बैठकें भी थी, लेकिन इन सभी सवालों का जवाब अंत आते आते दिया जा रहा है। और अब ये जवाब रंजीता रंजन जी ने भी दिया। लेकिन अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले सेशन की तरफ, जो कि बेहद ही खास होने जा रहा है क्योंकि अब हम इस मंच पर सबसे बड़ा दंगल, ये जो हमारा मंच है, इसमें हम उनसे बातचीत करने जा रहे हैं जो कि बिहार के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक माने जाते हैं। ये केंद्र में मंत्री हैं, बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री है, यहाँ पे मुख्यमंत्री रह चुके हैं, एक बड़ा चेहरा है और बिहार की राजनीति को जड़ से समझते हैं। बिहार में एनडीए के बेहद अहम पार्टनर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर के प्रमुख भी है। हम बात कर रहे हैं जीतन राम मांझी जी की, जिनको मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी और इनसे चर्चा करेंगे कि किस तरीके से एनडीए बुलंदगी से आगे बढ़ रहा है। रणनीति खूब सारी है। जीतन राम मांझी जी हमारे साथ इस मंच पर मौजूद रहेंगे। जीतन राम मांझी जी, बहुत तालियों के साथ में स्वागत करते हैं और आज इनसे चर्चा करने जा रहे हैं। केंद्र में मंत्री तो है ही, लेकिन अब जो फोकस बिहार चुनाव पर बना हुआ है, इनसे चर्चा करेंगे कि किस तरीके से। जीतन राम मांझी जी मंच पर प्लीज। देखिए, इनसे चर्चा करने के लिए मैं और शिवांगी द्विवेदी और मेरी सहयोगी सपना शुक्ला आपके सामने रहेंगे और चर्चा के दौरान इन तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए जीतन राम मांझी जी हमारे साथ हैं। सर माइक। सर, मेरा पहला सवाल ये है, आप खुश हैं? इसलिए क्योंकि जिस वक्त ऐलान हुआ, जिस वक्त चीजें सामने आई, आपने दिनकर जी की पंक्तियां तक रखी थी सब, तब नहीं सर वो खुशी दिखाई दे रही थी। आप तो चेहरे फिर मुस्कुरा भी रहे हैं। आप देखिए, मैं खुश ही नहीं हूँ, बहुत खुश हूँ। अच्छा, जो मिला उसमें सेटिस्फाइड है? ये हम लोगों की प्रवृत्ति रही है, संस्कृति रही है। हाँ। कि आई एम सेटिस्फाइड विद व्हाट आई हैव। तो मांझी साहब, अब चूंकि पहला जो सवाल था वो शुरुआत से ही कर दिया गया है, हम बात कर रहे हैं जब सीटों की शेयरिंग की बात हो रही थी, खुशी भी इसी तौर पे पूछी जा रही है। मेरे ख्याल से सपना आपका मतलब यही था। तो काफी असमंजस की स्थिति उस समय देखी गई थी, कहा जा रहा था कि आपको कम आंका जा रहा है। अब यहाँ पे क्या स्थिति है? कोई असमंजस की बात नहीं थी। वैसे दबाव डालने के लिए कुछ न कुछ बातें कही जाती हैं, लेकिन प्रेसिडेंस भी देखा जाता है। जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था और सीटें आवंटित हो रही थी, तो उच्चस्थ पदाधिकारियों के द्वारा कहा गया था कि 2 लोकसभा का सीट और 1 राज्यसभा का सीट आपको मांझी जी देंगे। इसको पत्थर का लकीर देख समझ लीजिए। अब वो पत्थर का लकीर कहाँ गया कि जब सिर्फ 1 सीट हमें मिला, तो क्या कोई बगावत का रुख हमारी तरफ से आपने देखा था? हम उसी में संतुष्ट हुए, चुनाव लड़े, धन्यवाद गया के मतदाताओं को जो हमको जिता भी दिया, और फिर एक से पार्टी का सिंगल एमपी, इसके लिए हम आभार व्यक्त हैं नरेंद्र मोदी जी को कि जिन्होंने एक ऐसा विभाग दिया जो अच्छे लोग इसको कवर किए हैं। तो मैं तो समझता हूं कि शायद 5 सीट भी जीत के जाते और ए विभाग नहीं मिलता तो शायद कमी रह जाती। नहीं, माने पूछने का आज मैं कहता हूं कि 1 सीट जीत के गए और ए विभाग मिला तो हम काफी संतुष्ट हैं। कि उस समय आपने कहा था कि हमें कम आंका गया, एनडीए को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो अब
कुछ ही समय रह गया है, खामियाजा भुगतना पड़ेगा क्या? वो तो उस समय की बात थी, तात्कालिक बात थी। अब क्या बदला? और उसके बाद जैसे देखिए, घर में कहीं कहीं कुछ ऐसी बातें होती है कि जली कटी बात होती है, लेकिन एज ए होल घर की प्रेस्टीज, घर की सुरक्षा, घर का आओ को देख करके समझदार आदमी कंप्रोमाइज करता है। और जब हम पीछे कंप्रोमाइज किया है तो इस बार भी कंप्रोमाइज किया, हम उतने में संतुष्ट हैं। हम ट्राई कर रहे हैं कि हमारा स्कोरिंग 100% हो। चलिए, ये आपका बड़प्पन है कि आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, उस टाइम दबाव की पॉलिटिक्स थी, ठीक है। चलिए, जननायक को लेकर बड़ी राजनीति हो रही है। आपने तो लालू जी के साथ भी काम किया है, आपने वो राजनीति भी देखी है। कौन है जननायक? जननायक तो कर्पूरी ठाकुर जी जैसे लोग हैं, लेकिन क्यों नायक के पोस्टर तेजस्वी यादव जैसे लग रहे हैं? क्या वो नायक हैं वाकई में? इसके बारे में हम बोल चुके हैं। एक हम लोग यहाँ पर वर्ष है, मुंह मियाँ मिट्ठू। मतलब हम अपने को जो भी कह लें, हम का अपने को संतुष्ट करने के लिए जो कह दें, लेकिन जो बात समाज के लोग कहे, समाज से बात आवे, जैसे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अपने नहीं कहे थे कि हम जननायक हैं, उनको लोगों ने जननायक की उपाधि दी, उनके समर्थकों ने कहा तेजस्वी जी उसके बाद भारत रत्न की उपाधि उनके मिली। मैं समझता हूं कि जिनकी बात आप कर रहे हैं कि जननायक की बात है, तो जननायक शब्द का अपमान है वो कर रहे हैं। मैं तो यही समझता हूँ समाज इसके लिए न्याय करे, समझे कि जननायक की बात अगर कोई कर रहे हैं तो जननायक शब्द का अपमान है। अगर बात की जाए कि लोगों के बीच में क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, तो आपस में एनडीए वर्सेस महागठबंधन भी देखा जाता है। कई मुद्दों पर आप कुछ बोलते हैं, वो कुछ बोलते हैं। जब एनडीए कहता है कि परिवारवाद है, टारगेट करने की कोशिश करता है, तो क्यों जीतन राम मांझी का चेहरा दिखा के विपक्ष बजने की कोशिश करता है? बोलते हैं कि पहले पिता, फिर बेटे, फिर बहू। देखिए, परिवारवाद किसको कहते हैं पहले इसको समझ लेना चाहिए। बेटा होना, बेटी होना और उसको कोई राजनीतिक पद या जो ऊपर हो दे दिया जाए, उसको परिवारवाद नहीं कहा जाता है। कब की? जब वो रिजर्व करता है। आपका इशारा है शायद हमारे बेटे पर। जो हमारा बेटा संतोष कुमार अभी मंत्री है, वो यूनिसेफ में एक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर था और 5-6 वर्ष काम किया था। और 2015 में जब हम सरकार बनाए पार्टी, तो वो छोड़ करके अपना पद को आ गया हमारे पार्टी में 2015 में हमको असिस्ट करने के लिए। और वो 2018 में एमएलसी हुआ। मेरा कहने का मतलब है कि एक तो वो वर्क करके आया है, तपाया है। दूसरी बात, वो एमए किया है, पीएचडी किया है, नेट किया है और गया का ऐसा कॉन्वेंट कॉलेज का वो प्रोफेसर अभी है। तो मेरा कहने का मतलब है वो समाज के लिए राजनीति में आया है, नहीं तो अभी जितना पैसा मिलता है एमएलए को, मंत्री को, ये सुनते ही नहीं है, वो तो सीधा आरोप लगाते हैं। पैसा मिलता है मंत्री को, एमएलए को, उससे ज्यादा उसको प्रोफेसर का पैसा मिलता है। तो क्यों यहाँ आता? लेकिन वो हमको मदद करने के लिए कि पिताजी हैं, पार्टी बनाए हैं, तो हम उनको मदद करें, इसलिए वो आया है। यानी कि आपका परिवारवाद नहीं कहा जा सकता। परिवारवाद अलग नहीं, ये परिवारवाद का हो कि जो गुल्ली डंडा खेल के आया है, एक दिन राजनीति में नहीं रहा, उसको बना दिया। जो इधर उधर भटकते रहा, दिल्ली में और कहाँ कहाँ क्या क्या घटनाएं घटी, उसको करके आया और यहाँ पर स्थापित हो गया राजनीति में, उसको कहा जा सकता है परिवारवाद। जो सिंगापुर या विदेश में रहते हैं, वो आकर के यहाँ पर एक कर रहे हैं। एक दिन कहीं कोई राजनीतिक सरोकार नहीं, वो राज्यसभा और लोकसभा का चुनाव लड़ करके मेंबर हुए, परिवारवाद उसको कहते हैं। हमारे साथ जो लगे हैं वो परिवारवाद नहीं है, अपना योग्यता के अनुसार वो आया है। और हम समझते हैं कि जिस योग्यता के बल पर वो आया है, हमारे कौम में बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं, तो इसलिए वो सेवा भाव से आया है, अपने पिता को मदद करने के लिए आया है। राहुल गांधी ने आज ही प्रचार करना शुरू किया और आज ही उन्होंने जो बयान दिया उस पर बड़ी सियासत हो रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री को लेकर, आपने अगर वो बयान सुना है? आपने वो बयान अभी तक नहीं सुना? उन्होंने कहा कि भाई वोट के लिए कुछ भी करेंगे, स्टेज पर नाचने के लिए कहा जाए तो वो भी कर देंगे। ये बयान सामने आया है।
तो मुझे लगता है बार बार ये कहा जाता है कि भाई बीजेपी वेट करती है कि राहुल गांधी आकर प्रचार प्रसार करें ताकि उनको वो बॉल मिल जाए उनके पाले में। तो आपको लगता है कि राहुल गांधी का बयान कैसे देखते हैं? आप केंद्रीय मंत्री हैं। पहले राहुल गांधी को हम नहीं जानते थे, लेकिन विगत 1.5 वर्षों से जब हम पार्लियामेंट में हैं तो हम उनको बड़ी नजदीक से जानते हैं। उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। कोई कूटनीतिक बात, कोई राजनीतिक बात नहीं बोलते हैं, छिछली बात बोलते हैं। प्रधानमंत्री के लिए ऐसा बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री के लिए बोलते हैं तो उनको तो कम से कम सोचना चाहिए। वो प्रधानमंत्री जो आज विदेश में, संसार में अपना नाम और अपना ये कर रहा है, ऑपरेशन सिंदूर करके के समूचे संसार में अपना नाम उज्जवल किया। आज एक तरफ जेलेस्की से बात करता है, दूसरी तरफ पुतिन से बात करता है, तीसरी तरफ क्या कहते हैं उनको, अमेरिका के राष्ट्रपति से बात करता है। और जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रैफिक लगाता है तो उसके नजदीक झुकने नहीं जाता है। स्वदेशी का नारा देकर के हिंदुस्तान के लोगों को कहता है कि स्वदेशी माल का प्रयोग कीजिए। मतलब आप कह रहे हैं उनको सीरियस नेता नहीं मानते आप कह रहे हैं कि उनको सीरियस नेता नहीं मानते। जिस प्रकार की बात वो बोलते हैं यही साबित करता है कि साहब वो नेतृत्व की क्षमता और गंभीरता उनमें नहीं है। अच्छा, अगर बात की जाए तेजस्वी की, चूंकि अब तो सीएम फेस उनको बना दिया गया है, उनको सामने ला दिया गया है, उनके बयानों को कैसे देखते हैं? वो कहते हैं जाकर कि वक्फ कानून, अगर मैं सीएम बना, हम आए तो वक्फ कानून कूड़ेदान में फेंक देंगे। देखिए, वो तो इस तरह का बयान करते हैं। आज कॉन्स्टिट्यूशन का जहां तक सवाल आता है तो कॉन्स्टिट्यूशनली डिप्टी चीफ मिनिस्टर का कोई पावर विशेष नहीं है, मंत्री के बराबर ही है। और डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह करके अगर वो कहता है कि मैंने ये कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो इसका मतलब है कि संविधान की उनको जानकारी नहीं है या जनता को मूर्ख समझते हैं और समझाते हैं कि साहब हमने ऐसा कर दिया। लेकिन बिहार की जनता इतना मूर्ख नहीं है। राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत बहुत कंसस बिहार की जनता है। बिहार समाज की जनता समझती है डेंट पहुंचा है इससे, ऐसे बयानों से डेंट पहुंचेगा एनडीए को। क्या बिहार की जनता, एनडीए को इससे कुछ नहीं पहुंचने की बात है। एनडीए में जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी 20 साल में यहाँ काम किया और जिस प्रकार से आज डबल इंजन की सरकार है और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी पूर्वोदय की कल्पना करते हैं, पूर्वोत्तर की कल्पना कर करके इन सब राज्यों को स्पेशल पैकेज दे रहे हैं। और अभी हाल में सुना, आप आए थे तो बोले थे कि बिहार को जितनी डिमांड थी उसके तिगुनी हम दिया है इनको मदद। और हम एक मिनिस्टर के हैसियत से हम लोगों को नॉर्थ ईस्ट में भेजा जाता है, हर डिस्ट्रिक्ट में। तो हम जाके देखा है, मेघालय गए हैं, हम अरुणाचल गए हैं, हम त्रिपुरा गए हैं, हम वहाँ जाके देखा है तो किस प्रकार से वहाँ सड़कें बन रही है, रेल लाइन बिछ रही है और विकास के काम हो रहा है। तो नरेंद्र मोदी जी एज ए होल उन स्टेट के लिए जो जिसकी कमी है, अभी भी पीछे हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए वो काम कर रहे हैं। और उसी परिदृश्य में बिहार को भी देखते हैं तो हम समझते हैं कि डबल इंजन की सरकार जो हमारी है और बड़ी गुड लक है बिहार के लिए कि इस तरह का स्टेट का नेतृत्व और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व मिला है। ये बिहार के लिए सौभाग्य की बात है। मांझी जी, आरजेडी जब प्रचार कर रही है ना, एक पैटर्न नजर आ रहा है और खास तौर पर तेजस्वी यादव के साथ, मैं भी ग्राउंड पर थी, मैंने ये चीज नोटिस की, वो कहीं पर भी लालू यादव का कार्यकाल का जिक्र ही नहीं कर रहे हैं। वो हर जगह कह रहा है, अगर आपने ये नोटिस किया, 17 महीने की सरकार, 17 महीने की सरकार, यानी कि कहीं ना कहीं वो लालू यादव को पीछे रख रहे हैं। वो जानते हैं कि आप लोग इस पर चोट करेंगे, तो अपने पिता के साथ ऐसा क्यों, क्या देख रहे हैं? आपने लालू यादव के साथ राजनीति की है। एनडीए के लोग चाहे अन्य लोग जिस बात की चर्चा करते हैं वो अपने पिता के कार्यकाल की चर्चा न करके इन बातों को तस्दीक कर रहे हैं। तस्दीक कर रहे हैं कि उनका नाम लेंगे तो हमारी बदनामी होगी, उनका फोटो देंगे तो बदनामी होगी। तो कहने का मतलब जिन बात को लेकर के हमारे एनडीए के लोग, हम लोग जो आज बोलते हैं कि साहब उनका राज ऐसा रहा, उनका काम ऐसा रहा, पिता का सम्मान नहीं कर रहे हैं क्या? वो एकदम नहीं सम्मान कर रहे हैं। तो कौन चला रहा है? और पप्पू यादव कहते हैं आरजेडी हरियाणा से चल रही है। क्या आप मानते हैं कि हरियाणा से चल रही है? तेज प्रताप यादव ने आरोप लगाया और इसी के साथ में बाकी उनकी एक और बहन ने आरोप लगाया। आपने तो आरजेडी के साथ राजनीति की है, नहीं चला रहे हैं आप तेजस्वी यादव? देखिए, हम यही समझते हैं कहीं न कहीं कोई आदमी के साथ कोई आदमी रहता है। हम जानते हैं कि कौन रहता है, लेकिन आपके सामने कहेंगे नहीं। अच्छा।
एकदम स्पष्ट है कि हम कहेंगे नहीं, जानते लेकिन हैं आप। वो सब काम वही कर रहा है। कह दीजिए, मंच है, अब तो कह देना चाहिए। नहीं, हम नाम नहीं नहीं कहेंगे, लेंगे। पर्दे में रहने दीजिए, पर्दा जो उठ जाएगा तो भेद खुल जाएगा। अच्छा ठीक है, चलिए क्या बीजेपी ने जीतन राम मांझी की मुश्किलें बढ़ा दी है? क्या चुनौती खड़ी कर दी है बिहार चुनाव के दौरान पार्टी को एक रखने की? कोई चुनौती नहीं है। हम लोग एकदम परस्पर आपस में मेल जोल से, जिसको कोऑर्डिनेशन कहते हैं, कर रहे हैं। आज देखिए कि 5 जेडीयू कैंडिडेट के लिए कैंपेनिंग किया है, तो आज देखिए यहाँ पर बीजेपी के लिए कैंपेनिंग भी किया है। क्योंकि और कई नेता हैं, 2 दिन और मिला, 3 15 सीट के बाद 6 मिलने मांग के बाद में 6 मिलने के बाद में कईयों ने पार्टी छोड़ दी, बोल रहे हैं अब तो हराना है तो जीतन राम मांझी को ही हराना है। नहीं, वो दूसरा कोई सोच सकता है। हम लोग हारा हुआ खेल को जीतना जानते हैं, जो कि जीतन मेरा नाम भी है। वाह। एक आखिरी सवाल, क्योंकि हम सेशन के आखिरी दौर में हैं। आपकी एक बाइट आई थी, एक बयान आया था कि भाई 15 सीटें तो कम से कम दीजिए, क्योंकि कुछ तो आगे पीछे भी होंगी, हारेंगे भी कुछ। अब 6 में आपका क्या मतलब, आपका प्रेडिक्शन है? आप तो राजनीति बहुत भलीभांति समझते हैं, अच्छा गुणागणित जान लेते होंगे उसका। 6 में कितनी सीटें मांझी जी की आएंगी? प्रेडिक्शन देखिए, जो अभी परिदृश्य है, हम 6 में 6 जीतेंगे। पूरी सीटें आप जीत रहे हैं? पूरी सीट फिर तो आप किंग मेकर हो सकते हैं, जो अभी स्थिति है। कि अब किंग मेकर कभी रहने का कब बात हमने नहीं किया है और न सोचते हैं। हाँ, नीतीश जी के मंत्रिमंडल बने, नीतीश जी मुख्यमंत्री पुनः हो, ये मैं जानता हूँ। क्लियर मैंडेट है अगर एनडीए का? उनको मदद करने की बात होगी तो हम नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। क्लियर मैंडेट है एनडीए का? क्लियर एकदम उसमें कहीं कोई मत नहीं। जो 2020 में मैंडेट था उससे ज्यादा अच्छा मैंडेट मिलेगा। अच्छा, अगर किंग मेकर नहीं तो फिर पार्टी में जो हम पार्टी है वो एनडीए में अपनी क्या भूमिका देखती है? फिर एनडीए में क्या भूमिका देखते हैं फिर आप हम की? देखिए, इस बात को जानने के लिए एक पृष्ठभूमि जानना होगा। हम एक ऐसे परिवार से आए हैं जो राजनीति की बात सोच नहीं सकता है, लेकिन कहीं से मुझे प्रेरणा मिली और हमने सुना था, आपको बात दोहराता हूँ कि कहीं कहीं सुना गया था, रामलीला वगैरह देखते थे तो बात आई थी कि बहुत भाग मानुष तन पावा, माने मनुष्य का तन है वो बहुत भाग से होता है। ये भावना लेकर के मुझे ऐसा लगा, जब हम कॉलेज में थे तो जिस क्लास में पढ़ते थे उस क्लास के लोगों को ट्यूशन करते थे और 25 रुपया मुझे मिलता था, अपना काम चलाते थे। कहने का मतलब, अगर चाहते हम तो हम गजटेड अफसर हो सकते थे, चाहे बीपीएस कंप्लीट करते, चाहे आईएएस कंप्लीट करते, लेकिन कभी नहीं ये बात को देखा। अपने साथियों में हम कहा करते थे, बरों शंभू नहीं तो रहूं कुमारी, यानी जब हम राजनीति में जाएंगे और नहीं तो हम किसी का हलवाई करना पसंद करेंगे। लेकिन थैंक्स गॉड एंड थैंक्स टू द पीपल ऑफ गया कि हमको वो नौबत नहीं आने दिया, आज यहाँ तक पहुँचा दिया है और सेवा भाव से हम आप कर रहे हैं। तो हम कोई पद मिले न मिले इसकी कभी चिंता नहीं, हम सेटिस्फाइड हैं और हमको ऐसा लगता है भगवान कहीं न कहीं हमको मदद करते हैं। हम 75 वर्ष उम्र के बाद पॉलिटिकली रिटायर होना चाहते थे और सबके लिए हम कहते थे कि 75 वर्ष के बाद चुनाव की राजनीति नहीं करनी चाहिए। अभी मोहन भागवत जी ने भी ये कहा है। लेकिन नीतीश कुमार के विशेष आग्रह पर 2020 के चुनाव हम लड़ गए और इमामगंज से चुनाव जीत गए। अब उसके बाद जब फिर 2024 की बात आई तो हम थोड़ा सा ऐसा सोच करके कहा था कि भाई गया के लिए हमने कुछ नहीं किया है, कुछ करना चाहिए। तो जब एमपी का चुनाव हम लड़ रहे थे तो प्रधानमंत्री से कहा था कि महोदय, मगही में बोले थे, महोदय आपने तो वाराणसी से चुनाव जीतलथी है और वहाँ कॉरिडोर बना दिलथी। हमरा गया है, गया में विष्णुपद ऐसा धाम और बोध गया ऐसा धाम है, कॉरिडोर न बन सका है। आज हम धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि पहला बजट हुआ उसमें ये दोनों जगह कॉरिडोर उन्होंने बना दिया। हमारा सपना था गया को कुछ करने का। तो कहने का मतलब हम जन सेवा के लिए आए हैं और आज भी मैं कहता हूं, बहुत फक्र के साथ कहता हूं कि शायद ही आज के कोई पॉलिटिशियन अपना वेतन से काम चलाता होगा, वेतन के अलावे काम करता है, लेकिन मैं वेतन से काम चलाता हूं। मैं खुद सेटिस्फाइड हूं। जब कभी झगड़ा होती है पत्नी से, बेटी की शादी है, बेटा की शादी है, क्या कीजिएगा,
तो हम कहते अभी भी होती है? हैं तो हाँ, तो हम कहते हैं हम 8 बार विधानसभा का चुनाव जीते हैं, 8 बार में हम अगर रिटायर कर जाएंगे तो 2-2.25 लाख हमको पेंशन मिलेगा, क्या चाहिए हमको? हम मर जाएंगे तो तुमको 1.5 लाख पेंशन मिलेगा, क्या चाहिए? ऐसे कह के अपने परिवार को संतुष्ट रखते हैं और थैंक्स देते हैं अपने भाई जो नई दुनिया में है। वो सब इंस्पेक्टर पुलिस था, उसने घर बना दिया, गया में भी मकान ले दिया, घर पर 4 एकड़ जमीन ले दिया, आज उससे हम लोग जिंदा हैं, हमको किसी चीज की आवश्यकता नहीं, टोटली सेटिस्फाइड है। और मैं समझता हूँ कि गया के लिए करना चाहते थे वो किया। आज वहाँ हवाई जहाज के ट्रिप लग रहे हैं, आज वहाँ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है, आज अब बक्सर से लेकर के वैशाली तक के एक्सप्रेस वे जा रहा है, अमृतसर से कलकत्ता का एक्सप्रेस वे जा रहा है। 10 वर्षों में हमारा गया सेकंड नोएडा बन जाएगा, इसका मुझे बहुत फक्र है और हम सब आई एम सेटिस्फाइड। धैर्य की परिभाषा है मतलब आप। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए। बहुत एक बार शुक्रिया जोरदार तालियां हो जीतन जाए। राम मांझी जी, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, आपने समय दिया हमें, आप मंच पर आए हमारे साथ में, बहुत शुक्रिया सर।